टॉपिक 2.4 स्टार्ट करते हैं विच इज अबाउट टॉर्क। टॉर्क क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में आज करेंगे। सबसे पहली चीज है हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टॉर्क है क्या। तो टॉर्क बेसिकली एक टर्निंग इफेक्ट है ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल सीधी एक लीनियर फोर्स हम पे लग रही है जिसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं, या हम खुद से जब मूव करते हैं एनर्जी मिलती है तो हमारी हर चीज, सारी इंटेंशन लीनियरली हो रही है। लेकिन अगर वही फोर्स आपकी बॉडी को रोटेट कर रही है किसी पाथ के अराउंड, जिस तरह हम गोल चक्कर से जब यूं घूम के आते हैं तो वो भी टर्निंग इफेक्ट है। अगर आप फोर्स लगा के दरवाजा, घर के दरवाजे को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फोर्स हमेशा से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी ही एक्ट करे, फोर्स टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी के अंदर। तो वो टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, अब हम उसको खाली फोर्स या लीनियर फोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम हो जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट फोर्स। अब दो चीजें इसमें आ जाती हैं। पहली बात कि एक तो फोर्स ही है, फोर्स के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि वो मूव भी कर रहा है, कोई ना कोई उसका डिस्टेंस भी होगा किसी एक मेन पॉइंट से, तो इसका मतलब है हमारे पास एक और क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि किस फॉर्म में है, मोमेंट आर्म की फॉर्म में। अब ये मोमेंट आर्म क्या करता है, बेसिकली ये आपके जो फिक्स पॉइंट से लेके उस बॉडी के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिस पे आप यहाँ पे फोर्स लगाने वाले हो। इसकी मिसाल बहुत इजी है, ये है जी हमारे पास एक मार्कर, हमने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है। तो फिक्सिंग पॉइंट से लेके इस तक, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी मोमेंट आर्म। और इसके बाद अब आप यहाँ से फोर्स लगा के इसको मूव करवा रहे हो, इसको टर्न करवा रहे हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म और फोर्स मिलके पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। तो अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बन चुका है, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, और किन दो क्वांटिटीज के दरमियान है, मोमेंट आर्म एंड फोर्स के दरमियान। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि टॉर्क पॉजिटिव होगा जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में बार बार पूछ लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में टॉर्क क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास टॉर्क पॉजिटिव होता है, इसकी क्या रीजन है, जब आप इसके फॉर्मूला को ओपन करते हो आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाती है, आर एफ साइन थीटा एन। ये एन बहुत डिपेंड करता है। एन डिपेंड अगर कर रहा है इट मींस सबसे पहले ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है हमने क्लॉक की तरफ नहीं, क्लॉक तो इस तरह से मूव कर रहे हैं ना, इस तरह से हमने इसके ऑपोजिट जाना है, मींस अपवर्ड जाना है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे हम एन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। तो ये कुछ इस तरह से केस बनेगा और हमारी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, मींस पॉजिटिव। अगर हम इसी को क्लॉकवाइज लेके जाना चाह रहे हैं, मींस इस तरह से अब आएंगे, जब हम इस तरह से मूव करेंगे, क्लॉक की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, हमारी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, डाउनवर्ड या दूसरी साइड पे, अंदर की साइड पे, तो उस साइड पे हमारी तमाम वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो इस वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जबकि नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसका यूनिट क्या है। चूंकि हमारे पास ये आर मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस ही है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट, इट मींस मीटर में हम मेजर करेंगे, जबकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। हमारे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर ये न्यूटन मीटर है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर के लिए हम सिंपली कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि न्यूटन के लिए जो इसकी डायमेंशन है वो एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर है। दोनों को कंबाइन किया हमारे पास एक पूरी डायमेंशन बन चुकी है, और वो क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। हमारा आज का टॉपिक 2.4 यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। टॉपिक हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टॉपिक के नेम से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल जाती है। यहाँ से पता चल रहा है कि अब जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो एक रिजिड बॉडी पे है।
रिजिड बॉडी मीन्स कोई एक ठोस बॉडी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत लाइट सी थी, सॉफ्ट सी थी और हमने उसको इधर इस तरह से स्ट्रेच किया है, कंप्रेस किया और वो टूट फूट का शिकार होगी। ऐसी बॉडीज हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम कौन सी बॉडीज कंसीडर कर रहे हैं? जो बिल्कुल रिजिड हैं और हमें पता है कि इन पे जितनी मर्जी फोर्स लगा लें ये काफी हद तक हमारी फोर्स से नहीं टूटने वाली। जिस तरह ईंट है, अब ईंट को कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से तोड़ते हैं, लेकिन अगर हम जैसे लोग उस ईंट को तोड़ने बैठेंगे अपने हाथों से तो हम कभी भी नहीं तोड़ सकते। तो ऐसी रिजिड बॉडीज हमें चाहिए और हम उनके ऊपर टॉर्क का इफेक्ट दिखने वाले हैं। और टॉर्क बेसिकली है क्या? एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली हुई है। यहाँ पे ये बॉडी एक रिजिड बॉडी है। इसमें एक हमारे पास था O पॉइंट जो कि फिक्स था और उसके अलोंग हमें उसको टर्न करवाना था। जिस तरह से अगर यूं पकड़ लिया जाए इस टोस्टर को तो आप यूं टर्न इजीली कर सकते हो। इसी तरह से हमने एक पॉइंट ले लिया O जो कि फिक्स्ड है। अब आप उसके अराउंड बॉडी को टर्न करवा सकते हो। यहाँ से अब जहां पे हमने जिस पॉइंट पे फोर्स लगानी होती है, लेट्स सपोज यहाँ से फिक्स है और यहाँ से मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका मोमेंट आर्म हो जाएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय r और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर साइन आ जाएगा। अब क्या कहा जाता है कि आप चूंकि टॉर्क के साथ डील कर रहे हो, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान हमारे पास आता है साइन थीटा। जब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहते हो, वेक्टर्स को ओपन करते हो तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों क्वांटिटीज के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। इसका मतलब है कि जब आप टॉर्क की भी बात कर रहे हो उसमें दो क्वांटिटीज हैं r एंड f। एक ये डिस्टेंस जो कि फिक्स पॉइंट से हमारे पास फोर्स जहां पे हम लगा रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस है। सेकेंड थिंग इज फोर्स। इन दोनों के दरमियान एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। सो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो अब हमने फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगानी है ताकि हमारे पास ये इजीली टर्न कर सके और हमें मैक्सिमम आंसर दे सके। अगर आप ये करो कि दोनों साइड से फोर्स लगानी शुरू कर दो, अब आप क्या कहोगे? यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और मैं यहाँ से फोर्स अगेन इसी के पैरेलल लगा रहा हूं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां से उसने मूव करना है। अगर आप इसी के पैरेलल यूं ही फोर्स लगाओगे, क्या ये मूव करवा रही है? नहीं करेगी। इट मीन्स आपको फोर्स को इस तरह से लगाना है। सो जब आप इस तरह लगा रहे हो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बन रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास पहली कंडीशन ही ये थी कि इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री या काफी हद तक जो है 90 डिग्री के पास कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए। हमें 0 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स नहीं चाहिए। इसलिए इस सारे डिस्कशन को करने का मकसद क्या है? अब हम जाने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे। जब हम एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं और हमारे पास एक जो वेक्टर है वो एक एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिस तरह हम इसको कह लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, तो 90 डिग्री का एंगल तो तब बनेगा जब दूसरा वाला वेक्टर उसके अगले वाले एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। मींस ये हमारे पास y एक्सिस होना चाहिए। y एक्सिस या z एक्सिस हमारे पास कोई ना कोई अदर देन x एक्सिस होना चाहिए ताकि 90 डिग्री का एंगल बन सके। जब ये सारी सिचुएशन बनी बट हमने कहा हमारी फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं है, मींस y एक्सिस पे नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, तिरछी लग रही है। इसीलिए कर सकते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे? बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो हमारे पास बेस के साथ बन रहा है वो बन जाएगा f का कंपोनेंट, और कौन सा? cos थीटा, यानी x एक्सिस के साथ। जब आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप इसको भी f cos थीटा कंसीडर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। इसी तरह जब आपके पास sin थीटा यहाँ मौजूद है और अगर आप इस तरह से प्रोजेक्शन बना लोगे तो ये दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी। मींस आप यहाँ पे भी f sin थीटा लिख सकते हो या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको लिख लिया है, मेंशन कर लिया है, अब बात ये आती है कि दोनों में से हमें आंसर कौन देगा? तो
क्या आंसर होना चाहिए कि हम सबसे पहले चलते हैं cos थीटा पे। अगर हम cos थीटा पे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बॉडी को इस तरह खींचें, तब ये सिचुएशन बन रही है कि फोर्स भी पैरेलल जा रही है इस मोमेंट आर्म के। तो जब दोनों चीजें पैरेलल हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमारी तो टॉर्क की डेफिनेशन ही गलत हो गई। टॉर्क की डेफिनेशन ये थी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब फोर्स ही प्रोड्यूस नहीं, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, मींस ये टॉर्क जीरो हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब बचा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा के साथ जब हमने इसको मेंशन किया तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा जब हम 90 डिग्री पे इसको कंसीडर कर रहे हैं, या 90 से कम 45 में हमारे पास आंसर शो होगा। सिर्फ और सिर्फ जीरो या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे पास n है वो ये शो करेगा कि जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमारे पास अगर आपसे कोई ये बात भी पूछ ले, टॉर्क में साइन थीटा ही क्यों आता है, तो सॉलिड रीजन है कि हमारे पास साइन तब मैक्सिमम आंसर देता है जब आपके दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और अगर हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं है, पैरेलल है, तो टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर हमें टॉर्क प्रोड्यूस करना है, इट मींस हमें एक ही लाइन पे फोर्सेस नहीं लगानी, हमें अपना एंगल चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूज होगा दैट विल बी साइन थीटा, और वो फोर्स का है। तो हमारा टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी इस तरह से कवर होता है कि हम अगर सॉलिड रीजन भी देना चाहें कि cos थीटा क्यों नहीं यूज हो रहा, तो चूंकि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते।